देख रहे हैं न्यूज अफेयर 24। आखिर सिया ने केतन को क्यों मारा? आज देश का हर परिवार, हर पुरुष और समाज का हर वर्ग यही सवाल पूछ रहा है। क्या रिश्तों में भरोसा खत्म होता जा रहा है? क्या अब पुरुषों के मन में भी महिलाओं को लेकर डर पैदा होने लगा है? कभी ब्लू ड्रम जैसी घटनाएं, कभी खाने में जहर देने के मामले और अब किसी हिल स्टेशन पर ले जाकर हत्या। आखिर समाज किस दिशा में जा रहा है? एक लड़की होकर एक निर्दोष युवक केतन विशाल अग्रवाल को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकती है? क्या बदलते रिश्ते अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं? और क्या अब हर घर में पुरुष भी डर के साए में जीने को मजबूर है? इन्हीं गंभीर सवालों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ा है एक खास विशेषज्ञ पैनल। सबसे पहले हमारे साथ है डॉक्टर श्रीमती गायत्री तिवारी जी। आप ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज की पूर्व प्रोफेसर और सीनियर साइंटिस्ट रही हैं। आप साइकोलॉजी में पीएचडी हैं और दैनिक भास्कर के सबसे चर्चित कॉलम माय प्रॉब्लम की स्तंभकार रही हैं। सबसे खास बात, आप महिला थाने की सीएलजी की सक्रिय सदस्य हैं, जिन्होंने थानों तक पहुंचने वाले पारिवारिक और मानसिक कलेश को बेहद करीब से देखा है। हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर कैलाश ब्रजवासी जी। कैलाश जी पिछले 35 सालों से जमीनी स्तर पर शिक्षा, लाइफ स्किल्स और जेंडर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ वुमेन स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं। समाज शास्त्र में डॉक्टरेट और कानून के ज्ञाता डॉक्टर कैलाश जी ने साल 2001 में जतन संस्थान की स्थापना की, जो आज राजस्थान के 1500 से अधिक गांवों में यूनिसेफ और यूएनएफपीए जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर युवाओं को जेंडर रूढ़िवादिता से बाहर निकालना सिखा रहे हैं। कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ यहाँ पर। आज सीधा सवाल यही है कि समाज में बदलते रिश्ते अब डर का कारण बन रहे हैं। क्या पुरुषों के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर भी उतनी ही गंभीर चर्चा होनी चाहिए? पुणे के केतन अग्रवाल और इंदौर के राजा रघुवंशी, इन दोनों ही हाई प्रोफाइल मर्डर केसेस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। कल के एपिसोड में हमने इसी मंच पर इस पूरे मामले को समझा था। कल हमारे पैनल में मौजूद शिक्षाविद और समाज सेवियों के नजरिए से हमने ये जाना कि हमारी परवरिश, हमारे संस्कारों और हमारी शिक्षा व्यवस्थाओं में कहां चूक हो रही है। लेकिन दोस्तों, इस खौफनाक और बदलती मानसिकता को हम तभी पूरी तरह से समझ पाएंगे जब तक हम इसके हर पहलू, हर तथ्य को और हर एक कोने की पड़ताल ना कर ले। जब तक हम चारों तरफ से बातों को नहीं सोचेंगे, तब तक हमारे सामने वो कड़वी सच्चाई नहीं आएगी कि आखिर आज की आधुनिक और पढ़ी लिखी महिलाओं के अंदर इस कदर क्रूरता और क्राइम रेट क्यों बढ़ता जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे रिश्तों के मनोविज्ञान और थानों तक पहुंचने वाली कानूनी और जमीनी सच पर, और जॉन ग्रे की उस मशहूर थ्योरी पर जो कहता है मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमन आर फ्रॉम वीनस। तो पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं कि आप हमारे मंच पर आए हैं और आपका जो सालों का एक्सपीरियंस है समाज, फैमिली को लेकर, उसके द्वारा आप हमें बताएंगे कि जिस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उसकी वजह क्या है। तो मेरा सबसे पहला सवाल गायत्री जी आपसे ही था कि आप सालों तक माय प्रॉब्लम कॉलम के जरिए लोगों की निजी और मानसिक उलझनें सुलझाती रही हैं। पहले जो समस्याएं आपके पास आती थी वो सास बहू के झगड़े या छोटी मोटी अनबन की होती थी, लेकिन आज सिया और सोनम जैसी लड़कियां की जो प्रॉब्लम है, ये अगर जिंदगी में कोई तीसरा आ गया तो मंगेतर को 400 फीट गहरी खाई में धक्का दे देती है। एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पर बताइए कि इंसानी दिमाग में समस्याओं को बातचीत से सुलझाने का धैर्य अचानक कत्ल की साजिश में कैसे बदल गया है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें मौका दिया अपने विचार रखने का और सबसे रूबरू होने का। मैं यहाँ क्लियर करूँ कि जैसे मनोविज्ञान में मैंने जरूर पीएचडी करी है, लेकिन मैं रिलेशनशिप एक्सपर्ट हूँ, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज। और मेरा मानना है कि कोई भी इंसान 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है, तन, मन, धन और जन। जी, है ना। फिजिकल, फिर मेंटल है ना, जिसको साइकोलॉजिकल कहते हैं, जन का मतलब सोशल और इकोनॉमिक। मतलब ये चारों इतने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जिससे हम इंसान बनते हैं और ये सारी चीजें हम पर प्रभाव डालती हैं। जी, जो कॉलम मेरा आता था वो 20 साल पहले आता था और यकीनन उस समय की परेशानियों में और अब में बहुत फर्क है। और क्योंकि हम फैमिली को डील करते हैं, फैमिली समाज का सबसे बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट है, मूलभूत इकाई है, और इसको हम कहते हैं डायनामिक होता है। फैमिली चिरकाल से रही है, आगे भी रहेगी, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है, फंक्शनल एस्पेक्ट है, वो बदल जाता है। जी, फैमिली है, जैसे कहते हैं ना, शादी पहले भी होती थी, अभी भी होती है, लेकिन उनका वो बदल जाता है, क्या उनका ढांचा भी बदल जाता है, फिर उनके फंक्शनैलिटी, रोल बदल गए, सब चीज़ें। उस समय भी 20 साल पहले भी जो मेरे पास परेशानियाँ आती थी, उसमें कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों का बहुत ज़्यादा जिक्र होता था कि कोई पसंदीदा लड़की नहीं मिली है, लड़का नहीं मिला, तो अब क्या करूँ। ये सब चीज़ें पहले भी थी। अब क्या हो रहा है कि वो चीज़ तो ख़त्म हो गई। जो चीज़ें थी वो समस्या वैसी हैं, लेकिन उनका थोड़ा प्रारूप बदल गया है। और जो लड़कियां हैं, मतलब 20 साल पहले अगर हम जाएं तो परिवार में एक अलग तरह का माहौल होता था। चीज़ें बदलती हैं, इसलिए हम कहते हैं डायनामिक, विच इज नॉट
स्टैटिक, जी। वो डायनामिक है। तो ये परिवार तो बदले हैं और साथ में रोल भी बदले हैं, और उस वजह से जैसे कहते हैं ना, पहले लड़कियों में और लड़कों में पालने में जब उनको परवरिश करते थे तो विसंगतियां होती थी। जी। अभी जब इन्होंने बराबर कर दिया है, हम बात करें जेंडर इक्वलिटी की बात बहुत ज़्यादा जोर शोर से चलती है, तो रोल बदलते जा रहे हैं। जी। जो रोल पहले फादर के होते थे, मदर का फिक्स रोल था, आप जानते हैं उसको कहाँ बिल्कुल, बार बार बिल्कुल। डिस्कस अपन नहीं करेंगे, कि भाई वो बाहर से कमा के लाते थे, वो घर में संभालती थी, बच्चा पालती थी, पैदा करती थी। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं और हम सब सामने देख रहे हैं। तो बदलने के साथ लड़कियों में जो चेंज आया खास तौर पे, कि अभी बहुत लंबी बातें अपन और भी करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी व्यक्ति, उसके आसपास 3 घेरे होते हैं। एक तो सबसे एंडो सिस्टम है जो बिल्कुल परिवार को जी। छूता है, फिर एक्सो सिस्टम है, थोड़ा बाहर निकलते हैं हम, मीजो सिस्टम होता है मिडिल, जिसमें आपका कम्युनिटी आती है, जिसे समाज भी आता है, सारी चीजें आती हैं। एंड थर्ड आता है आपका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट। जी। ये तीनों चीजें इंटर रिलेटेड है। ये यहाँ से यूं भी जाती है, अगर फैमिली में कुछ होगा तो पॉलिटिकल भी प्रभाव पड़ेगा उसका। ऐसे ही वहाँ ऊपर कुछ होगा तो वहाँ नीचे भी प्रभावित होगा। इस बात पे मैं डिटेल बाद में करूंगी, आप इनसे और प्रश्न पूछिए। जी। तो कैलाश जी, आप पिछले 3 दशकों से जतन संस्थान के जरिए ग्रामीण इलाकों में लड़कों के बीच पॉजिटिव मस्कुलिनिटी यानी कि सकारात्मक पुरुषत्व पर काम कर रहे हैं, ताकि पुरुष हिंसक न हो और महिलाओं को सम्मान करे। लेकिन आज जब हम केतन अग्रवाल और राजा रघुवंशी का केस देखते हैं, जहां महिलाओं ने टॉक्सिक और हिंसक रूप अपनाया, तो समाजशास्त्री के तौर पर आप इसे कैसे देखते हैं? क्या महिला सशक्तिकरण की अंधी दौड़ में हम लड़कियों को सही लाइफ स्किल और मानवीय मूल्य सिखाना भूल गए हैं? सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। दूसरी बात, मुझे लगता है कि मुद्दा महिला और पुरुष से ज़्यादा हिंसा का होना चाहिए। जी बिल्कुल। और जब हम हिंसा की बात करते हैं तो हिंसा कोई भी करे वो स्वीकार्य नहीं है, चाहे लड़के करें चाहे लड़कियां करें। और हिंसा का रिश्ता सीधे सीधे रिश्तों से जुड़ा हुआ है। आपके रिश्ते आज के संदर्भ में कैसे हैं, आपके रिश्ते पहले कैसे हुआ करते थे, रिश्तों में कौन समायोजन ज्यादा कर रहा है, समाज किसको तैयार कर रहा है समायोजन करने के लिए, और एक बर्दाश्त की हद होना, बहुत सारी चीजें हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, वो बिल्कुल गलत हुआ, लेकिन जो हो रहा है वो भी गलत है ना, क्योंकि हम हिंसा को नहीं देख पा रहे हैं, हिंसा के आयामों को समझ नहीं पा रहे हैं। जब हम लड़कों के साथ बात करते थे तो हम लड़कों से हमेशा ये कहते थे कि देखो 3 बातें हैं। एक है आपको जिस तरह से पाला जा रहा है वो आपके अंदर अहंकार की भावना को विकसित कर रहा है। अहंकार के बाद में फिर वो कह रहा है कि भाई आप एक आधिपत्य वाली भावना के साथ बड़े होते हो, क्योंकि मैं लड़का हूँ, मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट है, तो मुझे ये सब चीज मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलती है तो फिर आप एकदम आक्रोशित हो जाते हो। तो ये अहंकार, आधिपत्य और आक्रोश के जो गुण उसमें हम डाल रहे हैं, उससे हम कैसे उनको निजात दिलाएं और उनको एक संवेदनशील पुरुष के रूप में विकसित करें, ये हमारा उद्देश्य रहता था। पर हमें लगता है कि नहीं, सबको करना चाहिए, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों चाहे अन्य वर्ग के भी लोग हों। ये मानव व्यवहार से जुड़ा हुआ बात है कि आप किसी के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार करें, आप गरिमापूर्ण व्यवहार करें, और हिंसा किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है, ये सबको सिखाया जाए। तो जैसे कि आपने आपकी संस्था में आपने पुरुषों पे ध्यान दिया और उनको संवेदनशील बनाने के लिए जो जो प्रयास किए जा सकते थे वो आपने किए, लेकिन वहां पर क्या हो गया कि शायद महिलाएं पीछे कहीं छूट गई और पुरुषों का वो जो व्यवहार है वो महिलाओं ने कहीं अपना लिया। ये व्यवहार पुरुषों का है ये भी तय करना हम नहीं कह सकते कि ये केवल पुरुषों का ही है। क्योंकि होता तो हमेशा ऐसा आया है कि दोनों ही आक्रोशित हो जाते हैं, दोनों ही आधिपत्य वाली भावना रखते हैं। उनका बैकग्राउंड क्या है, जहाँ पे महिलाएं अकेली हैं, जहाँ लड़कियां अकेली पली हैं, वहां पे हुआ है। अब बात ये हो गई कि अचानक मीडिया इसको हाईलाइट करता है। अगर लड़कियां या महिलाएं कोई अपराध करती है तो उनको बहुत हाईलाइट करके दिखाया जाता है, क्योंकि समाज की, परिवार की और सबकी अपेक्षाएं यही रहती है कि उनसे एक विशेष व्यवहार की आशा की जा रही है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि समाज ने आपको इसी के लिए तैयार किया है और इस खांचे में आपको फिट किया है। तो अगर वो जरा सा भी कुछ ऐसा करती है, अब देखिए सेम अखबार में ये न्यूज भी आई और उसके बिल्कुल पास में एक न्यूज थी कि लड़के ने एक लड़की के मना करने पर तेजाब फेंक दिया जयपुर की। लेकिन उसको हमने बहुत सहज रूप में लिया क्योंकि वो स्वीकार्य है। लड़का गुस्सा कर रहा है तो स्वीकार्य है, महिला ने अगर ऐसा किया है तो हम सब चौंक जाते हैं अचानक, क्योंकि हम भी आदी हो गए हैं उसको उसी खांचे में उसी रोल को निभाते हुए देखने के। गलत दोनों है, एक गलत नहीं है, दोनों गलत। कुल मिला के ये कि हिंसा है जो वो किसी भी वर्ग के द्वारा स्वीकार्य है ही नहीं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। लेकिन गायत्री जी आप बताइए, पिछले 2 सालों में
और ऐड करूंगी। हाँ जी। कैलाश जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि भाई देखो हिंसा की भावना दोनों में होती है जी। और अगर मैं साधारण शब्दों में कहूँ तो मानव और दानव जी। दोनों मिले में, हर दोनों मिले इंसान के अंदर मानव भी है और दानव भी है। अब समय आता है तब अपन अचानक दानव का रूप मतलब हर के अंदर दोनों है। जी जी। और हिंसा की भावना दोनों में आती है, लेकिन होता क्या है कि अभिव्यक्ति नहीं सिखाई गई। अभिव्यक्ति नहीं सिखाएगी, जो मेन चीज है वो यही है। जी जी जी। अगर बचपन में मैं आपको सिंपल बता दूं कि जब अपन भाई बहन दोनों हैं और अगर लड़ाई कर रहे हैं तो अगर लड़की रो लेती है तो कोई दिक्कत नहीं, रो के पहुंच जाती है और भाई की पिटाई हो जाती है। बिल्कुल। अगर भाई रो लेता है तो तू लड़का होकर रोता है, तो लड़का रो नहीं पाता। ऐसा थोड़ी कि उसको दुख नहीं है या उसके लैक्राइमल ग्लैंड्स नहीं है, लेकिन लड़का रो नहीं पाता तो वो सप्रेस्ड एंगर जो है, फिर वो दरवाजे को लात मार देगा, कुत्ते को पत्थर मार देगा, उसके अपने एक्सप्रेशंस रहता है। लेकिन लड़की को भी जब गुस्सा आता है तो वो खाली रो लेती है। देखा? बिल्कुल, महिलाएं सिर्फ रोती हैं, वो एंगर ऐसे ही अपना दिखाती हैं। बिल्कुल। कहते हैं कि अपने इरादों को छुपा लेती है कि माँ अगर गुस्से में होती तो रो देती। पापा को अगर गुस्सा आ रहा तो पिटाई कर देंगे, लेकिन मम्मी नहीं पीट पाती। जी वो एक्सप्रेशन है ही नहीं। लेकिन हिंसा की भावना तो गुस्सा तो किसको नहीं आता है? सभी को आता है। अपन कहते हैं ना भावना सब में सब प्रकार की है, लेकिन आप कैसे उसकी अभिव्यक्ति करते हो, किन चीजों को रोका गया है, तो वो जो सप्रेस्ड एंगर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अब जाके बाहर आ रहा है। तो मतलब महिलाओं का जो बहुत सालों से आपने देखा है कि जला के मार दी जाती है, वो हाँ उनको बिल्कुल दबाया गया है हमारे समाज के अंदर। तो ये जो सडनली 2-3 सालों से बूम आया है कि महिलाएं अपराध की तरफ जा रही, अब हम सिर्फ मर्डर की और इसकी बात नहीं करेंगे, तो देखा जाए तो महिलाएं हर अपराध में लिप्त हो गई हैं। एक और चीज इसी को जोड़ूंगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि भाई लड़कों को ये लोग तैयार कर रहे हैं कि भाई आपको जो है मर्दानगी क्या है, ये ऐसे ही लड़कियों ने भी घर में विटनेस किया है कि भाई उनकी माओं के साथ में जो है इस तरह से व्यवहार किया गया, दुर्व्यवहार होता है। बुआओं को देखा है, मौसी को देखा है, मामी महिलाओं को देखा है, दादी को देखा, सब तो कुश्ती नहीं चला आ रहा है। तो उनको लगता है ये सहती रहेंगी, दोयम दर्जे की रहेंगी, तो उनको लगता है कि हम नहीं सहेंगे। वो पहले ही सोच लेती है कि जब हम शादी करेंगे तब हम ऐसे नहीं रहेंगे। माओ ने भी सपोर्ट किया कि नहीं बेटा तुम पढ़ लिख जाओ, तुमको हम इसीलिए पढ़ा रहे कि हम कम पढ़े लिखे रहे शादी से, हम क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं थे ना, एम्पावर नहीं थे उस लिहाज से। तो फिर उन्होंने क्या किया, उनको भी आगे बढ़ाया कि नहीं अपनी बात रखो, मुखर हो। लेकिन अब क्या है, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि लड़कियों ने जो दमित इच्छाएं थी वो इस तरह से रिवेंजफुल बदला लेके वो कर रही हैं, ये बहुत गलत बात है। यहाँ दोनों बातें होंगी, लड़कियों को तो आपने एग्रेसिव होना सिखा दिया, यहाँ इस तरीके से और लड़के सेंसिटिव हो गए। मेरी माँ के साथ ऐसा हो रहा है, मेरी भाभी के साथ या मेरी जिसके साथ बुआ, तो मैं अपनी पत्नी के साथ ऐसा नहीं, मैं मेरी पत्नी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। तो लड़के तो बेचारे संवेदनशील हो गए, लड़कियां यहाँ पे उग्र हो गई। तो ये जो बैलेंस गड़बड़ाया था ना, ये इसकी परिणति इस रूप में, ये महिला सशक्तिकरण की परिभाषा पूरी उल्टी हो गई है यहाँ पर। हाँ, तो वो जो उल्टी भी हो गई और थोड़ा सा ये भी हुआ है कि आप ये देखिए कि पिछले 5-6 सालों में सूचनाओं का भंडार सबके पास बहुत ज्यादा, जिसमें फेक न्यूज ज्यादा है सर। फेक न्यूज ज्यादा है। तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो सिखा रही है लड़के लड़कियों दोनों को, उसमें वो सब जानते हैं और आज की तारीख में एआई से पूछ सकते हैं आप आराम से कि अगर मैं मर्डर कर देता हूँ तो किस किस तरह के सजा की प्रावधान है। तो अब हमारे पास सारी जानकारी हमारे टेबल पे मौजूद है। तो अगर हम कोई निर्णय भी लेते हैं तो हम उसके अच्छे और बुरे परिणामों का पहले पूरा का पूरा आकलन करते हैं, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हो। तो सूचनाओं का आना एक तरह से फायदेमंद भी है और उसका दुरुपयोग होना बहुत नुकसानदायक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे अब चाकू है, आप चाहे तो खरबूजा काटें, चाहे तो आप रसोई में आप काम में लें, लेकिन अपन ये नहीं कह सकते कि चाकू को आप लाइए मत, है ना। तो आप कैसा उपयोग करते हैं उसका, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी, जैसे कि अभी सुबह सुबह रिसेंटली काफी सारे ऐसे केसेस और भी आए कि जैसे कि ये तो सिया और जो लास्ट ईयर वाला सोनम वाला केस है, ये पढ़ी लिखी लड़कियां हैं और ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर शादी का कोई ऐसा दबाव बनाया गया होगा, जैसे कि पुराने जमाने में तो शादी से पहले एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखा जाता, तो मेरे हिसाब से दबाव वो होता था कि पता नहीं है कि आगे जाके किस तरह जीवन बिताना है। यहाँ तो लड़कियां जानती है कि सामने वाला कौन है क्या नहीं है, यानी कि इतना अधिकार भी किया कि वो ना करना चाहें तो कर सकती हैं। तो इन दोनों के केस में आपको क्या लगता है कि अगर ये ना कर देती तो ये जो दो इस दुनिया से चले गए वो बच्चे जिनको उनकी माओ ने बहुत प्यार से पाल पोस के बड़ा किया होगा अपने बेटों को, उनको छीन लेने का अधिकार ये तो किसी ने भी नहीं दिया है। तो इन दोनों के दिमाग में क्या आया होगा? हम सिर्फ 2 लोगों की बात कर रहे हैं, हालांकि देखा जाए तो ऐसे केसेस डेली आ, जैसे कि आज एक केस मध्य प्रदेश से आया है जिसके अंदर एक गांव की महिला है जिसने अपने पति को मार के टुकड़े करके जेसीबी से खड्डा खुदवा के उसमें उसकी बॉडी को डाल दिया। लास्ट ईयर जयपुर में एक महिला ने सेम, जब नीले ड्रम वाला केस चल रहा था, अपने पति के टुकड़े करके बाइक पे किसी से बैठ के बोरी में डाल के पूरे शहर में घूमी सिर्फ उस बॉडी को डिस्पैच करने के लिए। तो ये जो डिफरेंस हम देख रहे हैं, ये
इतनी ब्रूटल महिलाएं कैसे हो सकती है, जबकि वो मानवीय दृष्टि से देखा जाए तो बहुत बहुत ही दयालु होती है। इसमें मैं ये बताऊंगी कि जैसे आप कह रहे हो ना, पहले अंडर एक्सपोजर था, चीजें पता ही नहीं होती थी कि क्या हो रहा है, अब ओवर एक्सपोजर है, आपको बहुत ज्यादा पता है। जो इसमें उन्होंने कहा था सागर है, तो अब उसमें क्या होता है, जैसे मैं थोड़ा बारी बारी करके ABCD बताती जाऊंगी। तो इसमें जो A है उसमें अवेयरनेस और दूसरा एक्सेप्टेंस। तो उन्होंने कहा ना जानकारी बहुत है, और आप कह रहे हो पढ़ी लिखी महिला है, मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दूं कि पढ़े लिखे होना या अनपढ़ होना, यहाँ डिफरेंस है एजुकेशन में और नॉलेज में। समझ में आ गया आपको? जी। जो एजुकेशन है, डिग्री जो है, मैं हमेशा कहती हूँ वो आपके माँ बाप के पैसों की रसीदें हैं जो उन्होंने आप पे खर्च की है। डिग्री इतनी है मेरी नजर में, लेकिन आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि जिनके पास जो बहुत एजुकेटेड है, बहुत ज्ञानी भी है। पहले वाली जो औरतें इतने सालों परिवार निभा लेती थी, पति भी निभा लेते थे, अब कहाँ परिवार है? और क्योंकि उनको अवेयरनेस है, सारी लीगल अवेयरनेस है कि ये रूल्स बनने में, ये कानून है, हम ये चीज करते हैं। तो कानून की अगर इनको ये नॉलेज है तो हर कोई जानता है कि मर्डर के लिए तो सीधा आपको फांसी ही है। तो ये बात सिया भी जानती थी, ये बात सोनम भी जानती थी, ये जितनी भी महिला इस तरह के कृत्य कर रही है वो जानती है। तो वो क्या सोच के, लेकिन उनको ये भी पता है कि हमारा कानून बहुत लचीला है, केवल लचीला कानून अपने देश का है। जी, समझ में आ गया? जहाँ कहते हैं कि 100 बेगुनाह छूट जाए, लेकिन हाँ, जैसे इस साल अभी आप देखिए 100 गुनाहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। जी, तो वो उनको पता है कि ये किन प्रकार है। जैसे मैंने कहा चैट GPT पूछोगे कैसे करूं मैं मर्डर, उससे मेरे को क्या होगा वो बता देगा चैट GPT, और मैं कैसे बचूंगा ये भी बता देगा। जी, जैसे कि हमारे देश में प्रावधान है कि मर्डर के लिए सीधा उम्र कैद है या फिर फांसी है। तो सोनम जिसके केस में सारी चीजें प्रूव हो गई, जैसे इस केस के लिए भी ये कहा जा रहा है कि अभी तक प्रूवन नहीं है, ये चल रहा है केस, है ना, लेकिन सोनम के केस में सब कुछ प्रूव थी, उसने एडमिट किया है कि हाँ उसने ऐसा किया, क्यों किया ये भी बताया है। उसके बावजूद भी अभी वो पिछले महीनों से वो बेल पर बाहर है। ऐसे केसेस में कोर्ट आपको बेल कैसे दे सकती है? बिल्कुल। तो ये तो एक तरीके से ऐसा हो गया कि आपने समाज को ये मैसेज दे दिया कि आप इतना बड़ा क्राइम कर सकते हैं, आपको कानून से रियायत मिल जाएगी। तो फिर उससे बड़ा क्या हुआ? दूसरा ए जो है वो एक्सेप्टेंस है, इतनी स्वीकारोक्ति है, सब स्वीकार्य है, सब स्वीकार्य है, जो कर रहे हो सब स्वीकार हो जाता समाज में। पहले छोटा मोटा कोई अपराध होता था तो इतना ज्यादा जिक्र होता था, इतनी बहस मुबाहिसें होती थी। अब कुछ नहीं है, ये है अगर छोटा सा कुछ हुआ है तो शाम तक तो लोग भूल जाते हैं। तो अगर मैं शायर की भाषा में कहूँ, अगर आप कहो तो बता दूं मैं जी कि जिंदगी की तेज रफ्तारी का ये आलम रहा कि सुबह के गम शाम तक पुराने हो गए। बिल्कुल सही है, अखबार की तरह। बिल्कुल, आज अपन डिस्कस करें तो कितना स्वीकार्यता है, जो एक्सेप्टेंस है, अवेयरनेस है, ये दोनों बहुत गलत है। दूसरी बात ये भी है कि अभी आजकल जिस तरह से OTT पे चैनल्स आ रहे हैं और जिस तरह से अपराध को खुल के दिखाया जा रहा है, उसने अपराध की स्थिति को बहुत सामान्य और एक्सेप्टेबल बना दिया है। पहले हम डरते थे, जैसे कि एक जगह मर्डर हो गया मतलब बहुत बड़ी घटना हो गई और सालों महीनों तक उस मर्डर केस पे बात होती थी। आपको ध्यान होगा वो वाला, नाव वाला और ये सारे वाले। हत्याकांड हुआ था लॉन्ग बैक, मतलब 40-45 साल पहले। पर अभी यह है कि आराम से OTT पे आपको दिखा रहे हैं कि दुनिया भर के मर्डर हो रहे हैं, वकीलों को खरीदा जा रहा है, कानून की क्या हालत हो रही है और बहुत आसानी से हर व्यक्ति छूट के आ रहा है। और ये चीज बच्चे केवल देख ही नहीं रहे हैं, ये अपने आसपास न्यूज में भी देख रहे हैं। बड़े बड़े कुख्यात अपराधी आराम से मर्डर करके आराम से छूट के आ रहे हैं, बेल पे आ रहे हैं, वापस कुछ समय गुजारते हैं, फिर चले जाते हैं। तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं। बच्चे आज के बहुत इंटेलिजेंट हैं। कई बार हम भी सीखते हैं बच्चों से, जो ये टेक्नोलॉजी है उसके बारे में, तो बच्चे जानते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। तो पहले की तरह जो एक प्रेशर था, एक डर था, वो अब नहीं रहा। जैसे कि इसमें आपने ये बात छेड़ी OTT प्लेटफॉर्म और ऐसे, तो इसमें कुछ ऐसी मूवीज भी मैंने देखी है जिसके अंदर काफी बहुत ज्यादा हिंसा दिखाई गई है और बहुत अपडेटेड, मतलब ये बताइए कि अस्त्र दिखाए गए हैं, और वो मूवी सुपर हिट रही है, करोड़ों अरबों का वो कर रही है व्यापार। जी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, पर कुछ ऐसी लेटेस्ट मूवीज अभी ऐसी हैं जिनके अंदर काफी खून खराबा और ये सब दिखाया गया, लेकिन वो करोड़ों का बिजनेस कर रही है। यानी कि हमने अपने बच्चों को दिखाया है और वो इनको पसंद करे, तो इससे पता लग रहा है कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग हिंसा को बड़ी आसानी से अपना रहा है, बहुत आराम से। और शायद इसी वजह से महिलाएं भी इफेक्टेड हैं और इस तरीके से उनको लगता है कि भाई जैसे कि सिया है या जो भी है, ये एक अच्छी फैमिली से करोड़ों रुपए का उन्होंने सिर्फ एक पैलेस बुक किया था शादी के लिए, मैं से एक अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग कर रहे थे। उनको लगता है कि शायद पैसा वो चीज है जो हमें इस चीज से बाहर निकाल। सिया का जो भी हो, माता पिता उसको बाहर तो निकालेंगे, बेटी को फांसी तो नहीं होने देंगे, वो बाहर आ जाएगी, लेकिन व्हाट अबाउट केतन? हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जिन लड़कियों की शादी कर रहे हैं उनके शादी के पीछे स्थितियां क्या हैं, क्योंकि हमने जब अपने संस्था के थ्रू बहुत सारे बाल विवाह रुकवाए तो पता चला कि माँ बाप बहुत प्रेशर से भी शादी करवा रहे हैं और उनके अंदर इतनी ऐसी अग्रेसिवनेस भरी हुई है कि वो बोलते हैं कि ठीक है कर लो शादी, मैं भी बता दूंगी शादी के बाद क्या करना है।
अच्छा। तो ये भी है कि हम देखें कि परवरिश कैसी हो रही है उनकी। कहीं हम जाने अनजाने में बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा दबावपूर्ण व्यवहार तो नहीं कर रहे हैं। और अब मैंने जैसा बताया कि देखिए रिश्ते भी बहुत ज़्यादा व्यावसायिक भी हो गए हैं। जी, तो आजकल माँ बाप भी जो मैंने कई जगह देखा है कि जहाँ पे रिश्तों का जो लेन देन होता है वो अपने बच्चों की शादी के साथ भी करने लगे हैं, चाहे लड़के या लड़कियां तैयार हो या नहीं हो। ऐसा ही देख सकते हैं। तो पुराने जमाने में ये होता था कि जहाँ माँ बाप ने कहा वहाँ कर ली। आज के जमाने में वो विरोध करते हैं, लेकिन विरोध करने के बावजूद जब उनकी नहीं सुनी जाती है तो उसके परिणाम ऐसे घातक रूप में भी सामने आ सकते हैं। इसमें कैलाश जी मैं कहना चाहूंगी कि जैसे आज की पेरेंटिंग जो है वो कुछ ऐसी है कि बच्चों ने कुछ भी मांगा उन्हें तुरंत दे दिया जाता है। कुछ भी मतलब जो चीज नहीं देने की वो भी दी जाती है, यानी कि आपने लाइफ टाइम तो उनको ये कहा कि तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, लेकिन जब शादी का फैसला, जैसे आपने कहा व्यावसायिक तरीके से भी शादी, तो एकमात्र ऐसा फैसला जो उनको नहीं लेने दिया जा रहा है। बाकी पूरी लाइफ तो आपने ये सिखाया उनको कि आपको जो चाहिए वो आप लीजिए, ना नहीं है, लेकिन एक ऐसा फैसला जो उनकी जिंदगी पे इफेक्टिव करता है वहां आप उनको ब्रेक करते हैं, तो आपको लगता है कि उसका असर इस तरीके से आता है फिर? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ना कहना तो उन्होंने सीखा ही नहीं। बिल्कुल ना कहना नहीं सीखा। बोला, मैं उसका थोड़ा टेक्निकल और बता देती हूँ आपको। जैसे अपन मनी का इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, ऐसे लोग बिहेवियर का इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिलेशनशिप को इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप देखना कई लोग, मैं खास तौर पे एलिट क्लास की बात करूंगी क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मसले हैं, तो बचपन से जानते थे ना ये लोग एक दूसरे को, तो उन्होंने देखा कि भाई इसमें इन्वेस्ट कर दो, इस रिलेशनशिप में। बिल्कुल, उनका लड़का है, हमारी लड़की है तो बहुत खुश रहेगी, क्योंकि जिस ऐशो आराम में पली बड़ी तो उसको कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो शुरू से ही इन्वेस्ट, क्योंकि जो इंसान पैसे वाला है उसको इन्वेस्टमेंट पता है कि मैं सही जगह कहाँ इन्वेस्ट करूंगा, वहां से मुझे रिटर्न मिलेगा। तो ऐसे रिलेशनशिप का भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। इतने साल इन्होंने इन्वेस्ट किया कि अब मेरे को रिटर्न मिलेगा, ये तो बीच में लड़की ने गड़बड़ कर दी। तो मैं कहीं ना कहीं विद ड्यू रिगार्ड्स पेरेंट्स को भी दोषी मानती हूँ। बिल्कुल, वो ऐसे रिलेशनशिप में भी इन्वेस्टमेंट का ही करते हैं और फायदा उठाने के लिए ही करते हैं कि परवरिश में डाल देते हैं। परवरिश पे आप देखो, पानी की जगह पौधों को जो है, हम बच्चों को पौधा माने तो हम छाछ डाल रहे हैं उसमें जी, तो फिर वो सड़ांग आएगी। यहाँ मैं आप दोनों से ये भी जानना चाहूंगी कि प्रेम का एक बहुत विकृत रूप जो है वो इन दिनों हम देख रहे हैं। जैसे कि जितने भी केस आप देख रहे हैं उसमें प्रेम प्रसंग ही है, या तो आफ्टर मैरिज है या बिफोर मैरिज है, मतलब या फिर आप लिविंग रिलेशनशिप में भी हैं। जैसे कि रिसेंटली एक बेंगलोर का केस है जिसमें एक लड़की रिलेशनशिप में थी, मतलब लिविंग में ले रही थी, माता पिता ने विरोध किया तो उसने अपने माता पिता और अपनी छोटी बहन दोनों को मार दिया। और काफी सारे ऐसे केसेस भी हैं जिसके अंदर महिलाएं अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती हैं तो वो अपने बच्चों को मार के उसके साथ रहना चाहती है या पति को मार के रहना चाहती। तो प्रेम का जो विकृत रूप इस समय हमारे सामने है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? प्रेम क्या है, परिभाषा सबसे पहले तो वही है क्या वो आप समझ ही नहीं पाते हो। प्यार पाने का नाम नहीं है, प्यार खोने का नाम है। बिल्कुल, मैं हमेशा कहती हूँ प्यार तो आपको ये इंश्योर कराता है कि तू कहीं रहे मेरी नजर में है, मैं कहीं रहूं तेरे दिल में हूँ। ये होता था पहले जब हम लैला मजनू और सबको याद करते हैं ना, शीरी फरहाद, वो असली प्यार होता था। ये क्या प्यार है कि आपको हर चीज हासिल ही करनी है जी। आपने क्या, जो चीज मिल गया वो आपका है, बाकी जो नहीं मिला वो आपका नहीं है। आप इतना तो विश्वास रखो कि चाहे वो नहीं भी मिला है पर वो जहाँ है वो मेरा है जी। तो ये जो हासिल करने की आदतें हैं वो बहुत बुरी। जैसे आपने कहा ना पूरे परिवार को मार दिया, आप किसी भी रूप में उसको हासिल करना चाहते हो जी। तो बच्चों के लिए जैसे कहते हैं ना, हर खिलौना मेरे को लेना ही है, तो इन्होंने प्यार को भी खिलौने बना दिया, उसको खेलना है बस। थोड़ी देर मन भर गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अभी क्या होता है आपने देखा बच्चों, कोई भी ऐसा रहा जिसका एक ही प्यार हो, प्यार तो हमेशा थोड़ी होता है। लेकिन ये वही वाली बात है जैसे 2 मिनट्स नूडल्स वाली लाइफ है, तो 2 मिनट में प्यार भी हुआ, खत्म भी हुआ, फेंक भी दिया, है ना, यूज एंड थ्रो वाला। तो प्यार को समझना इतना आसान नहीं है, आसान नहीं है, नहीं समझती थी। हाँ, फिर हम भी जजमेंटल होके फैसले नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे केंद्र में कई बार ऐसा भी होता है कि इस तरह के केस आते हैं कि किसी का किसी के साथ अफेयर है, उसके हस्बैंड के साथ उसकी नहीं पट रही है, चाहे कोई भी कारण हो, मारपीट भी हो रही हो, तो कई बार हमारे काउंसलर भी बायस हो जाते हैं और कहते हैं नहीं अपना समाज कहता है आपको रहना ही पड़ेगा। तो फिर वो बताती है कि नहीं बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसके कारण हम नहीं रह सकते। तो वहाँ पे हमको काउंसलर को बताना पड़ेगा कि आप फैसला मत लीजिए, आप उसको फ्री रखिए फैसला लेने के लिए। और हम अपनी संस्कृति से सीखें, खासतौर पर आदिवासी में आप देखिए कि बहुत अच्छी प्रथा है, प्रेम वाली बात है जो नाता प्रथा है, और वो बताते हैं और वो मिलके आपस में निपटाते हैं कि भाई अब झगड़ा वो नहीं रहना चाहती, आप इतना पैसा उसको दे दीजिए, तो उससे जो शादी करने वाला है वो दे देता है और दोनों साथ साथ रहने लग जाते हैं। बच्चों का फैसला भी वो मिलके तय कर लेते हैं। तो कुछ ऐसे सिस्टम है जिसमें जरूर कमियां भी हैं, लेकिन की अच्छी बातें भी, कम से कम उसमें हिंसा नहीं है, हिंसा नहीं है जी। एक्सेप्टेंस है।
कि भाई कभी हम गलत गाड़ी में बैठ जाते हैं तो उतर के नई गाड़ी में बैठ जाते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल, वो थोड़ा सा ऑप्शन तो होना चाहिए। जी। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह का बदलाव अभी जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से इन केसेस की अभी बाढ़ आई हुई है, सडनली बहुत ही ज्यादा आई हुई है, हम रोज 2-2, 3-3, 4-4 खबरें तो वो है जो हमारी नजर में है, कुछ तो ऐसी है जो शायद हमें पता भी नहीं होंगी। तो क्या लगता है कि क्या किया जाना चाहिए इस क्षेत्र में हमें? पहले आप बताओ। हाँ, मेरे हिसाब से तो बहुत ज़रूरी है कि माता पिता और बच्चों के बीच में एक स्वस्थ संवाद कायम रहे, जिसकी सबसे ज़्यादा कमी अब हो गई है। पहले हम साथ बैठ के खाना भी खाते थे, हम बात भी करते थे, शेयरिंग करते थे, फ्रेंड्स के साथ करते थे, वो स्कोप बिल्कुल खत्म हो गया अभी। और ख़त्म होने का कारण ये है मोबाइल है ना। अभी हम 3 जने साथ बैठे हैं और हम तीनों अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, तो हम देख ही नहीं पा रहे हैं कि हमारे 1 फीट दूर जो बैठा है उसके साथ हम कोई रिश्ता नहीं बना रहे हैं, लेकिन जो 1 किलोमीटर दूर बैठा है उसके साथ रिश्ता बनाने में लगे हुए हैं। तो वो गायत्री हमेशा कहती है कि देखिए हम कनेक्ट तो हैं लेकिन अटैच नहीं है। तो वो अटैच कैसे हो इसके ऊपर काम करना चाहिए। और माँ बाप बच्चे से पूछें, उसके व्यवहार को नोट करें, क्योंकि माँ बाप जानते हैं कि बच्चा कब एग्रेसिव हो रहा है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। जैसे हम कहते हैं कि भाई अगर लड़का लड़की को छेड़ के आता है और पिता अगर ये कहता है कि भाई मर्द का बेटा है, देख आज लड़की छेड़ के आया, उसकी जगह अगर वो ये कहते हैं कि नहीं बेटे आपने गलत काम किया है, एक थप्पड़ मार सकते हैं उसको कि वो लड़कियां हैं, उनकी इज्जत करना सीखो, उनकी गरिमा करना सीखो। लड़कियां भी अगर एग्रेसिव होती है तो यहाँ पे सबक सिखाने की जरूरत है कि गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा करना गलत काम है। तो यहाँ पे शुरुआत से आप जब परवरिश कैसे कर रहे हो, उनके साथ संवाद कैसा स्थापित कर रहे हो, रिश्तों में कितना स्वास्थ्य है, ये सब चीजें देखने की बहुत जरूरत है। जैसे कि गायत्री जी आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि इसका फॉर्मूला बताऊं जो आपने पूछा है कि इसका जो हम देख रहे हैं समस्या है, समाधान का थोड़ा ABCD बता दूं। जैसे ए से कैलाश जी ने कहा कि अटैचमेंट होना है, कनेक्ट नहीं होना है, क्योंकि ये तो कलपुर्जे का कलयुग है ना, तो कलपुर्जों का युग है, टीवी ये सब कलपुर्जे कलयुग है। तो आप अटैच रहें, जुड़ाव रहें भैया, और जुड़ाव के साथ लगाव भी हो, है ना, ये दोनों बातें बहुत जरूरी है। बी का मतलब बिहेवियर मॉडिफिकेशन, मतलब आपके बच्चे में अगर जरा भी बिहेवियर में फर्क आ रहा है, व्यवहार में, आप उसको नोट कीजिए। इतना पेरेंट्स टाइम तो दें बच्चों को। जैसे हमारे टाइम पे बच्चों के पेरेंट्स पूछते बच्चे कितने बड़े हो, तो पेरेंट्स ऐसे बताते थे इतने बड़े हो गए, मेरे यहाँ तक आ गए। अब आजकल के पेरेंट्स कैसे बताते हैं, इतने बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, क्योंकि वो सुबह जब जा रहे हैं तो बच्चे सो रहे हैं, जब वो रात को इतना लेट आते हैं तब भी बच्चे सो रहे हैं। तो बच्चों को आप हॉरिजॉन्टली बढ़ते देख रहे हो, वर्टिकल नहीं देख रहे हो, तो आप उनका बिहेवियर को कहाँ नोट करोगे? तो उनके बिहेवियर को नोट कीजिए, जहाँ भी कोई चेंज आए तो आप तुरंत उनको बोलो, और उसके साथ में परवरिश में बचपन से बच्चों को बता दो कि तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त हम ही बेटा जी, जो भी बात हो हमसे मत छुपाना। हमारे पेरेंट्स ने हमको ऐसे बड़ा किया कि हम हर अच्छी बुरी सारी बातें उनको बताते थे, तो वो हमको शेयर करते थे, तो घर में काउंसलिंग हो जाती थी। कब कहाँ काउंसलर होते थे, तो अब तो इतने काउंसलर्स हैं और मेंटल हेल्थ और इतने बहुत सारी शेयरिंग का स्कोप हर जगह रहना चाहिए, फ्रेंड्स में भी, टीचर्स के साथ भी और फैमिली के साथ, तीनों जगह कहीं से भी आपको राय मिलेगी ना। फ्रेंड्स आपके बराबर के हैं, बड़े आपके साथ हैं, टीचर्स आपको अलग रूप में देखते हैं, तो ये जो है बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बात है। सी का मतलब आप उनको कमिटमेंट सिखाओ, कमिटेड नहीं है, वादा खिलाफी इतनी है कि अगर हमने कर दिया तो कर दिया, सबके पीछे घूसखोरी, बेटा तुम ये कर दोगे तो तुम्हें ये देंगे, ये कर दोगे, क्यों भाई? उनको वैसे ही कमिटमेंट सिखाओ कि आपकी जिम्मेदारी है कि मुझे ये काम करना है। तो कमिटमेंट अगर आपका रहेगा, रिश्तों के प्रति भी रहेगा, काम के प्रति भी रहेगा, कि अगर आपका रिश्ता है, मैं पापा के लिए मेरे को रिस्पेक्ट तो करनी है, कमिटेड रहो रिश्तों के प्रति। अभी कोई कमिटमेंट नहीं है, वो 7 फेरे भी लेते हैं, उसमें भी नहीं। सोनम रघुवंशी जब फेरे लेती है तो उसको पता था कि एक हफ्ते में मरवा दूंगी इसको। आप क्या कमिटमेंट के साथ, वो क्या 7 फेरे और क्या 7 वचन भर रहे हो आप, बिल्कुल मतलब नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं। डी का मतलब डेमोक्रेसी, प्रजातांत्रिक परवरिश होनी चाहिए। थोड़ा तुम भी बताओ, थोड़ा हम भी बताएं ना, मतलब बिल्कुल, तो सफर आसान हो जाएगा। थोड़ा तुम भी बदल कर देखो, हम भी बदल कर देखें, ये वाला तरीका होना चाहिए। अब ऑटोक्रेसी का जमाना नहीं रहा कि जो आपने कह दिया वही चलेगा, है ना। डेमोक्रेसी है, थोड़ा बच्चों की भी सुनो, थोड़ी अपनी भी करो, अपने अनुभव से उनको गाइड करो, उनकी भी सुनो। हमेशा आप ही सही हो जरूरी नहीं है, हमेशा बच्चे ही गलत हो सही नहीं है। दोनों को एक साथ बैठना है, बात करनी है, एकमत होना है। फिर एस का मतलब फेथ, आप विश्वास तो रखो बच्चे पे, विश्वास ही नहीं रखते बच्चे, पेरेंट्स पे विश्वास नहीं रखते, बिल्कुल। तो ये जो विश्वास के बीच में जो गैप आ रहा है ना, क्योंकि बात ही नहीं करते। तो अच्छा, आप अगर बात करते हो तो पेरेंट्स को भी मैं एक छोटा सा और फॉर्मूला यहाँ बताऊंगी कि सिप और पिप का फॉर्मूला है। सिप का मतलब क्रिटिसाइज इन प्राइवेट जी, पिप का मतलब प्रेज इन पब्लिक। आपको क्रिटिसाइज करना है, आप अकेले में कीजिए, प्राइवेट अपने घर पे उस बच्चे को आलोचना करो, और
अगर तारीफ करनी तो पब्लिकली कीजिए। अब और उल्टा करते हैं पेरेंट्स, अभी उल्टा होता है। क्या करते हैं, सबके होते नहीं, क्या करते, नाक कटा दी हमारी इज्जत, तो वो बेचारे को लगता है क्योंकि बच्चे के साथ आपकी इज्जत जुड़ी हुई है। और फिर घर में प्राइवेट में बेटा मैंने ऐसे ही कह दिया, तू है तो बहुत राजा बेटा फलाना, लेकिन एक बार तो आपने उसका सेल्फ एस्टीम कम कर दिया ना, बिल्कुल, तो बच्चे का पेरेंट्स से विश्वास हट जाता है। हाँ। जी का मतलब जनरस, उदार रहो ना भाई, 2 + 2 4 है मानना, पर 2 को 2 के साथ रखो तो 22 भी हो जाएगा, थोड़ा सा उदार तो करो। जी उसकी बात भी सुनो। ये बिल्कुल नई चीज आपने बताई 6 यहाँ रखा है, मुझे 6 दिख रहा है, आपको 9 दिख रहा है, भैया आप अपनी जगह से सही हो, मैं भी सही हूँ, आप भी सही हो। नजरिया नजरिया अलग है। और फिर F के बाद में, सॉरी G के बाद में H, अगर ये सारी चीजें आप लगे हो तो हैप्पीनेस, बिल्कुल खुश रहोगे, दूसरों को भी खुश रखोगे। लंबा फॉर्मूला है पर टाइम कम है, मैं यहीं तक बताऊं। जी। पर मुझे बस खाली यही एक भय है या एक डर है कि इस तरह की घटनाएं उन लड़कियों के लिए एक बैन का काम कर लेगी जो लड़कियां निकल के अपने आप को डेवलप कर रही हैं, जो वाकई में लाइफ में कुछ करना चाहती। मेरा भी आपसे अगला सवाल यही था कि अगर ये जो चीजें हैं शायद ये को 10% लड़कियां ही कर रही है और उसको फैलाया जा रहा है 100%, लेकिन 90% लड़कियां ऐसी हैं जो शायद बहुत ही रूढ़िवादी परिवार से बड़ी मुश्किल से बाहर निकल के अपने पैरों पे खड़ी हो रही होंगी, अपनी लाइफ में कुछ सेटल कर रही होंगी, लेकिन उनके सामने अब ये बेड़ियां मौजूद हैं। और शायद मुझे लगता है कि वो समय जो लड़कियों के लिए कुछ सालों पहले था वो दोबारा इन गलतियों की वजह से सामने आ सकता है। क्योंकि 25 साल पहले जब हम लड़कियों को स्कूल से जोड़ने की बात करते थे और कॉलेज जाने की बात करते थे और वहाँ पे गांव में स्कूल नहीं हुआ करते थे, तो माँ बाप एक ही लाइन बोलते थे, अगर ये बाहर चलेगी कॉलेज पढ़ने तो बिगड़ जाएगी। बिल्कुल। और दूसरी बात बोलते थे भाग जाएगी कहीं ना कहीं। तो हम से यही कहते थे कि अच्छा जो कॉलेज नहीं गई हैं वो नहीं बिगड़ती हैं, जो जिन्होंने पढ़ाई नहीं की क्या वो नहीं भागती हैं, तो नहीं वो भी भागती हैं, तो उसका पढ़ाई से कोई लेना नहीं है ना। तो ये बात समझाने में बहुत टाइम लगा और आज के संदर्भ में भी माँ बाप को और आसपास के लोगों को ये समझाने में बहुत टाइम लगेगा कि सब लड़कियां हत्या नहीं करती हैं, सब लड़कियां लड़कों का खून नहीं करती। आप इनको रोको मत, बड़ी मुश्किल से तो वो निकल के अब डेवलप हो रही हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं तलाश रही हैं। और उसके लिए ये बहुत जरूरी है, मुझे लगता है कि कानून का थोड़ा सख्त होना, चाहे वो लड़का का मामला हो चाहे लड़की हो। जो मर्डर है, जो क्राइम है, उसकी सजा अगर दोनों को बराबर दी जाती है तो शायद दोनों में ही वो भय बना रहेगा, है ना। कानून का सख्त होना यहाँ जरूरी है। तो कानून के मामले में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सख्ती इस वक्त जरूरी, जैसे कि बड़ी आसानी से इनको बेल मिलती है, पैसा है तो और भी आसानी से चीजें लचीली हो जाती है, और अगर ये विदेश भाग जाए तब तो आप इनको ढूंढते रहो। तो केस टू केस भी डिपेंड करता है कि केस में स्थितियां क्या रही थी, दोषी कौन है, और उसके आधार पे कानून का तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और कानून में बहुत सारे गैप्स हैं जो हम देख रहे हैं, तो वो तो गैप को देखना, उनको समझना, उनको दूर करना, इसके लिए तो काम करने की बहुत ज़रूरत है। कानून को सख्त होना बहुत ज़रूरी है और कानून का पालन करवाना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर आपको लगता है कि इस टाइप के केसेस में जो चीज़ें बिल्कुल क्लियरली हमें आंखों से दिख रही है, जिसमें कन्फेशन भी हो चुका है, उनमें फास्ट ट्रैक कानून होना चाहिए। बिल्कुल फास्ट ट्रैक कानून होना चाहिए, बिल्कुल। ये कोई ऐसे केस नहीं है जिसके अंदर हमें कुछ जांच पड़ताल करनी है, कुछ चीजें स्किप हो रही है, ऐसा नहीं। जो चीजें सामने हैं, एक्सेप्ट की जा चुकी हैं, चाहे सोनम रघुवंशी वाला केस हो, हर जगह तो भी हमारा कानून 6 से 7, 8, 10 साल तक खींचता है। उसमें उसको बेल भी मिल जाती है, वो अपनी एक लाइफ भी जी लेते। तो हमारे समाज को जो एक एग्जाम्पल मिलना चाहिए कि मर्डर या आत्महत्या दोनों ही बहुत ही जघन्य अपराध है और इसकी सजा जो है वो बहुत वो होनी चाहिए। जी, समय से होनी चाहिए। जी, अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों से ही मैं जाना चाहूंगी बारी बारी से। है ना, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हम एक दूसरे पे नहीं उंडेलें कि उसकी वजह से ऐसा। हर व्यक्ति जो भी दुनिया में होता है उसके लिए हर व्यक्ति अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे, बिल्कुल ना। कि मैं अगर खाली डिस्कस करके चली गई और मैं खुद उसको नहीं जी पाई तो कभी भी चीजें हल नहीं होंगी। और हर इंसान की जिम्मेदारी, कोई क्या अपने कह रहे हैं ना परवरिश, तो परवरिश जो है वो खाली माता पिता का काम नहीं है, बिल्कुल वो कम्युनिटी का भी काम है। हर वो व्यक्ति जो बच्चे के संपर्क में आता है वो उसकी परवरिश के लिए जिम्मेदार है, बिल्कुल। तो हर व्यक्ति अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें कि हम एक अच्छा समाज गढ़ें, एक अच्छा समाज, एक धरोहर सौंपें हमारी अगली पीढ़ी को। हमारे पूर्वजों ने हमें एक अच्छा समाज दिया था, हमने इतना डिस्टॉर्ट कर दिया हर तरह से। जैसे कहते हैं पर्यावरण, तो पर्यावरण खाली भौतिक नहीं होता है, बिल्कुल मनोवैज्ञानिक भी होता है, सामाजिक भी होता है। हम एक अच्छा पर्यावरण अगली पीढ़ी को सौंपें, तो हम सब जिम्मेदारी अपनी लें और बच्चों को और सबको केवल अपने अधिकारों का भान नहीं कराएं, कर्तव्यों का भी कराएं। सबको अपने अधिकार पता है, झंडा लेके निकल जाते हैं, लेकिन कर्तव्य किसी को नहीं पता। कर्तव्य भी सिखाओ, अधिकार भी सिखाओ, ये मेरी बात है। जी, धन्यवाद। कैलाश जी आप बताएं। मैं ये कहना चाहूँगा कि
जो भी घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं का बुरा असर लड़कियों पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि लड़कियां अब अपने आप को निकालने के अवसर ढूंढ रही है। और मुझे बहुत सुंदर उनकी भावनाओं को लेके कमला भसीन की कविता याद आ रही है। मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा कि हवाओं सी हो रही हैं लड़कियाँ, हवाओं सी बन रही है लड़कियाँ, उन्हें बहने में मजा आता है, इन्हें नहीं पसंद है बेवजह रोका जाना। परिंदों से बन रही है लड़कियाँ, क्योंकि इन्हें उड़ने में मजा आता है, उन्हें नहीं पसंद है कि उनके परों का काटा जाना। सूरज से बन रही है लड़कियां, इन्हें चमकने में मजा आता है, इन्हें मंजूर नहीं है हमेशा बादलों से ढका रहना। और फूलों से बन रही है लड़कियां, इन्हें खिलने में मजा आता है, इन्हें मंजूर नहीं है किसी के पांव तले कुचला जाना। तो वो भावनाएं हम समझें कि वो अपनी जगह हैं, उन्हें बढ़ना भी है और बिल्कुल एक अच्छे गाइडेंस के साथ बढ़ना है। तो आप उनको मार्गदर्शन के साथ बढ़ाइए, उनको सही मार्गदर्शन दीजिए कि एग्रेसिवनेस सबके लिए घातक है, आप भी गुस्सा मत करिए और आप डेवलप होइए और खूब बढ़िए, क्योंकि इसके अच्छे परिणाम हमको पिछले कई सालों में देखने को मिले हैं। उन्होंने हर जगह अपने आप को प्रूव किया है और हर क्षेत्र में वो आ गई हैं। तो उसका बुरा असर लड़कियों के जीवन पर नहीं पड़ना चाहिए, यह हम ध्यान रखें। जैसा कि भी आप लोगों ने सुना कि दोनों ही ने इतनी सुंदर और गूढ़ बातें आपके सामने की है। क्राइम को सिर्फ क्राइम तक ही रखें, हम जेंडर तक ना जाएं। जैसे कि ऐसा नहीं है कि अपराध सिर्फ इस वक्त महिलाएं ही कर रही हैं, पुरुषों द्वारा भी किया गया। और मेरे हिसाब से क्राइम करने वालों का कोई जेंडर नहीं होता है। जैसे हम कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, उसी तरीके से क्राइम का भी कोई जेंडर नहीं है, वो कोई भी कर सकता है, कोई उम्र भी नहीं है। अब उसकी वजह क्या है? कोई भी सप्रेस चीज, अगर मैंने जैसे कल भी कहा था कि वॉल्केनो काफी सालों तक अंदर अपने आप को जलाता है, उसके बाद एकदम फट के बाहर आता है, सब कुछ बर्बाद कर देता। तो ये क्राइम भी कुछ ऐसी ही चीज है। वो बात अलग है कि आजकल के बच्चों में इतना सब्र नहीं है कि वो उसको इतना भी बढ़ाते, वो तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर फैमिली जो सबसे पहली इकाई है, उसके बाद समाज, उसके बाद एजुकेशन सिस्टम, उसके बाद आता है हमारा इकोनॉमी, जैसे कि मैम ने कहा, पॉलिटिकल, हर चीज एक व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालती है। इन सब चीजों का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तभी हम ये जो एक रेशो क्राइम का बढ़ रहा है, जहां हम जेंडर को स्पेसिफाई बिल्कुल नहीं करेंगे, वो कम हो सकता है। तो आज की इस बेहद गंभीर चर्चा से एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि गुनाह और क्रूरता का कोई जेंडर नहीं होता। जब तक हम समाज, कानून और मनोविज्ञान इन तीनों पैमानों पर चारों तरफ से नहीं सोचेंगे, तब तक हम अपनी इस नई जनरेशन को इस खूनी दलदल में धंसने से नहीं बचा पाएंगे। लोहागढ़ की 400 फीट गहरी खाई आज सिया गोयल के गुनाह को नहीं छिपा सकी, जो ये साबित करता है कि कानून के हाथ बेहद लंबे हैं। लेकिन कानून से पहले आज हर परिवार को अपने घर के माहौल को टटोलना होगा। जॉन ग्रे की मार्स एंड वीनस थ्योरी हमें सिखाती है कि रिश्तों में एक दूसरे की मानसिक बनावट को समझना पड़ता है। अगर आपके विचार नहीं मिलते, अगर आप किसी को और पसंद करते हैं, तो कत्ल की साजिश रचने के बजाय सच बोलने की हिम्मत जुटाइए। किसी की झूठी प्रतिष्ठा के डर से शादी या सगाई का टूट जाना, किसी मासूम की सांसें टूटने और अपनी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे काटने से करोड़ गुना बेहतर है। इस बढ़ते क्राइम रेट और आज की पैनल की बातों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस विशेष एपिसोड में मेरे साथ बस इतना ही। हम दोनों सम्मानित मेहमानों डॉक्टर गायत्री जी और कैलाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इतनी महत्वपूर्ण चर्चा उन्होंने हमारे साथ की। न्यूज़ एफएम 24 के स्टूडियो से मैं रजनी कौर। सुरक्षित रहिए, हर पहलू पर जागरूक रहिए और अपनों के भरोसे को जिंदा रखिए। नमस्कार। बहुत बढ़िया।